एक तरफ जहां पूरा देश श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा में डूबा हुआ था, एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस श्रद्धा के कटे हुए सबके हिस्सों को लगातार ढूंढ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का क्राइम ब्रांच किसी के शव के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्राइम ब्रांच एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें महीनों बीत चुके थे और क्राइम ब्रांच के ऊपर काफ़ी दबाव था। अब जब ये गुत्थी सुलझ गई है तो हर किसी को हैरानी में डाल रही है कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसा भी क्या हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि 4 जून 2022 यानी कि साल यही था, मामला जून का है। 4 जून को अचानक से पुलिस को फोन आता है। ये मामला पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर के रामलीला मैदान का है। ये वो रामलीला मैदान नहीं है जहां अन्ना हजारे जी अनशन पर बैठे थे। ये पांडव नगर का एक छोटा सा रामलीला मैदान है जहां काफ़ी झाड़ियां हैं। यहाँ से फ़ोन आता है एक युवक के द्वारा और युवक कहता है कि एक पॉलिथीन से काफ़ी बदबू आ रही है, हमें लग रहा है कि इसके अंदर कोई मरी हुई चीज़ है, किसी इंसान की लाश है। अब जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो पुलिस को 2 पैर मिलते हैं। ऐसे में पुलिस लगातार बगल के इलाकों की छानबीन करना शुरू कर देती है। उसी मैदान को अच्छे से जब पुलिस ढूंढती है, छानबीन करती है, तो 2 हाथें भी मिल जाती हैं, जांघ भी मिल जाता है और कटा हुआ सिर भी मिल जाता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ नहीं मिलता है, तो वो है गर्दन से लेके पेट तक का हिस्सा, यानी कि कहें जो धड़ वाला हिस्सा होता है वो गायब होता है। अब ऐसे में लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सर जो था वो बुरी तरह से कुचला हुआ था, चेहरा पता नहीं चल रहा था कि ये चेहरा है किसका। ऐसे में लगातार पुलिस जो है वो छानबीन करती जा रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि ये आखिर है कौन शख्स और इसका मर्डर कैसे हुआ। जब तक ये नहीं पता चल पाता कि ये शख्स कौन है, तब तक ये नहीं पता चल पाता कि मर्डर कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ। इसके लिए पुलिस ने अगल बगल के जितने भी इलाके थे, जितने भी थाना थे, सब जगह ये पता लगाना शुरू किया कि क्या किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है, क्या कोई गायब हुआ है। लेकिन किसी भी थाना से ये पता नहीं चला कि किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। यहाँ तक कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश में भी पता कर लिया, क्योंकि वो जो इलाका था वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए था, इसीलिए उत्तर प्रदेश तक में पता कर लिया गया कि क्या उत्तर प्रदेश में किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। लेकिन ऐसा कोई भी निकल कर सामने नहीं आया जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस लगातार छानबीन करती रही। पुलिस ने छानबीन में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। जितने भी अगल बगल के इलाके थे, हर जगह के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने पूरी तरह से खंगाल लिया, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस के हाथ नाकामयाबी ही लगी। देखते ही देखते इस केस को दिल्ली पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब क्राइम ब्रांच इस मामले में डील करना शुरू करती है। क्राइम ब्रांच भी ठीक वही करती है जो दिल्ली पुलिस ने किया था, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ भी कुछ नहीं लगता है। फिर बहुत ज़्यादा नाकामयाबी के बाद एक दिन क्राइम ब्रांच बहुत ही सुस्ती के साथ आकर ये कहती है कि हमें एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए और हमें इस बार छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ थोड़ा सा भी अजीब मूवमेंट हमें लगे तो हमें उसे भी नोटिस करना चाहिए, क्योंकि अब महीने बीतते जा रहे हैं, ऊपर से दबाव भी बहुत है और ये केस की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो केस की गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। जिसके बाद क्राइम ब्रांच फिर से एक बार सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए बैठ जाता है और इस बार पुलिस के हाथ यानी कि क्राइम ब्रांच के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगता है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में ये निकलकर सामने आया कि एक महिला और एक पुरुष दोनों मैदान के अंदर जाते हैं। आगे आगे पुरुष होता है, पीछे पीछे महिला होती है। पुरुष के हाथ में एक बैग होता है, वो लेकर जाता है और उस बैग में कुछ रख कर लेकर जाता है, उसे बाद में वहीं निकाल कर वापस आता है, क्योंकि जब लेकर जा रहा होता है तब उसका वजन उठा रहा होता है, लेकिन जब वो लौट कर आ रहा होता है तो बैग खाली लगता है। ऐसे में पुलिस को ये तो पता चल गया कि यही दोनों अपराधी हैं, इन्होंने ही कुछ कर्मकांड किया है, लेकिन पुलिस को ये कैसे पता चल पाता कि ये दोनों है कौन। फिर पुलिस
दिन की फुटेज निकालती है। पुलिस को दिन की भी फुटेज मिल जाती है। दिन में भी दोनों ठीक उसी तरह से जा रहे होते हैं जैसे रात में नजर आया, लेकिन दिन वाले फुटेज में भी इन दोनों का चेहरा नहीं दिखता, बस कपड़े दिखते हैं। अब कपड़े के अंदाजे पर पुलिस जो है वो शुरू कर देती है डोर टू डोर सर्च करना। डोर टू डोर सर्च में हर घर को खंगालने की कोशिश की जाती है और हर जगह से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या इस घर से कोई गायब हुआ है, क्या इस घर में कोई इंसान मारा गया है, या फिर पुलिस उस ढांचे को देखकर पकड़ना चाहती है कि वैसी कोई महिला और पुरुष किसी घर में हैं जिन्हें हमने उस सीसीटीवी फुटेज में देखा था। ऐसे में पुलिस के हाथ फाइनली सुराग लग जाता है और पुलिस को पता चलता है कि अंजन दास नामक एक शख्स मोहल्ले से गायब है। काफी लंबे समय से अंजन दास का कुछ पता नहीं चल रहा है और उसके घर वालों ने गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी नहीं निकाली है। ऐसे में अंजन दास के घर पुलिस पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है पुलिस के आगे वो 2 ढांचे दिख जाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। ऐसे में एक लड़का होता है जिसकी उम्र 24 से 25 साल होती है और एक महिला होती है जो थोड़ी अधेड़ सी होती है। पुलिस को हूबहू उस सीसीटीवी फुटेज के जैसे ही ये दोनों दिख रहे होते हैं। अब इन दोनों से पूछताछ की जाती है कि अंजन दास कहाँ है। दोनों कहते हैं कि 6 महीने से लापता हैं। इसके बाद पुलिस ये पूछती है कि अगर लापता हैं तो गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई गई। दोनों जब जवाब देते हैं तो दोनों के जवाब में काफ़ी हेर फेर होता है, मतलब दोनों का जवाब एक जैसा नहीं होता है। पुलिस इसी आधार पर इन दोनों पर छानबीन शुरू कर देती है। घर की जब तलाशी ली जाती है तो वो कपड़े निकलकर सामने आ जाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे। जी हाँ, दिन के समय जो कपड़े सीसीटीवी फुटेज में थे वो कपड़े इनके यहाँ से मिल जाते हैं। अब जब इन दोनों पर पुलिस का दबाव पड़ता है तो ये दोनों भी सच बोल देते हैं। पूनम जो कि अधेड़ महिला थी वो अपनी कहानी सुनानी शुरू करती है और महिला बताती है, यानी कि पूनम बताती है कि वो झारखंड की रहने वाली है। 13-14 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई सुभाष नामक एक शख्स से। वो शख्स दिल्ली में काम करता था। शादी हुई, एक बेटी भी हो गई, लेकिन सुभाष जब दिल्ली काम करने के लिए लौटा तो वो कभी पीछे मुड़ के गया ही नहीं अपनी पत्नी और बेटी को देखने। जिसके बाद लंबा समय बीत गया तो खुद पूनम अपनी बेटी को लेकर पहुंच गई दिल्ली और अपने पति की तलाश करने लगी, लेकिन पति मिला नहीं। इन सब के बीच कल्लू नामक एक शख्स से पूनम टकरा गई। पूनम कल्लू के साथ मिलकर अपने पति को ढूंढने लगी, लेकिन देखते ही देखते इन दोनों के बीच प्यार हो गया। पूनम और कल्लू लिव इन में रहने लगे। लिव इन में रहने के दौरान इन दोनों को 3 बच्चा भी हो गया, जिसमें 1 लड़का और 2 लड़की। जब एक लड़की 4 साल की थी तभी उसकी छत से गिरकर मृत्यु हो गई। बच गए कल्लू, पूनम और कल्लू पूनम से हुए 2 बच्चे और एक जो पूनम की पहले से बेटी थी, यानी कि कुल मिलाकर अब पूनम के 3 बच्चे हो गए। ऐसे ही कल्लू के साथ पूनम का जीवन कट रहा था। कल्लू शराब पीता था, बहुत बड़ा शराबी था, लगातार कमाने का भी काम नहीं करता था। पूनम बिल्कुल ग्रस्त हो चुकी थी। ऐसे में अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, बड़ा कर रही थी। पूनम खुद ही सारे खर्चे उठा रही थी। कल्लू के लिवर में देखते ही देखते इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शराब बहुत ज़्यादा पीता है। कल्लू एक दिन मर जाता है। जब कल्लू मर जाता है तो फिर पूनम आती है संबंध में अंजन दास के साथ। अंजन दास को पूनम अपने घर लेकर चली जाती है और फिर से ये लोग साथ में रहने लगते हैं। अंजन दास का भी वही हाल था जो कल्लू का था, यानी कि अंजन दास भी हद से ज़्यादा पियांक था, शराबी था, नशा करने का काम करता था। अब अंजन दास से भी पूनम पूरी तरह से परेशान थी, लेकिन कहें तो अपने प्यार के आगे बेबस थी। और ऐसे में अंजन दास के साथ ही पूनम रह रही थी, बच्चे भी साथ में ही रह रहे थे। इन्हीं सब के बीच पूनम ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। वो बेटी जो उसको पहली शादी से हुई थी, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद बेटी का तलाक हो गया और बेटी उसी के साथ आकर रहने लगी। फिर दीपक की शादी कर दी गई जो पूनम का बेटा था। दीपक की जब शादी की गई तो दीपक की भी बहू उसके घर में ही आकर रहने लगी। दीपक भी कमाने का जाने का काम करने लगा। ठीक ठाक जीवन इन लोगों का चल रहा था। लेकिन इन्हीं सब के बीच अंजन दास शराब के नशे में पूनम की बेटी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। जब जब बहू आती रहने तो बहू के साथ भी गलत करने की कोशिश करता था। दोनों को कई बार मोलेस्ट भी किया था अंजन दास ने। ऐसे में पूनम पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। अंजन दास को कई बार
धमकाया, डराया, दूर रहने को कहा, लेकिन अंजन दास दूर नहीं रह रहा था। दीपक ने भी अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी देख ली, अपनी बहन के साथ छेड़खानी देख ली। वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो भी इस चीज़ पर लगातार आपत्ति जता रहा था। एक दिन दोनों ने अंजन दास का ठिकाना लगाने का प्लान बना लिया और फिर प्लान के तहत दीपक ने अंजन दास की हत्या की। जी हाँ, वो जो पुरुष सीसीटीवी में दिख रहा था वो दरअसल पूनम का बेटा था दीपक। बेटे ने पिता को मार दिया, जिसमें माँ ने भी साथ दिया और दोनों ने मिलकर शरीर के कई टुकड़े किए। 10 टुकड़े में शरीर को बांट दिया और फ्रिज में काफ़ी समय तक छुपा कर रखा और धीरे धीरे दोनों माँ बेटे जाते और उसे रामलीला मैदान में छोड़ कर आते। वो रामलीला मैदान जो कि पांडव नगर में स्थित है, वहाँ की झाड़ियों में छुपा कर आ जाते कि किसे पता चल रहा है कि ये लाश कहाँ से आई है, हम दिखेंगे तब तो हमारे बारे में पता चलेगा। ऐसे ही करते करते पुलिस ने जब इस पर छानबीन की तो सच्चाई सबके सामने आ गई और पूनम ने ये बताया कि मैंने अपनी बेटियों को बचाने के लिए, अपनी घर की इज्जत को बचाने के लिए ये चीज़ें की। यहाँ तक कि पूनम ने ये भी बताया कि मैंने नहीं बल्कि बेटे ने मारा, मैंने उसका साथ दिया। आइए आपको सुनाते हैं पूनम ने क्या कुछ कहा है। कहा जाता है कि आपके साथ जब कुछ गलत हो और आप भी गलत को ही दोहरा दें तो आप भी उतने ही गलत हो जाते हैं जितना आपके साथ गलत करने वाला गलत होता है। यानी कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाएं, उसके लिए लड़ाई लड़ें। आप कहीं से भी हत्यारे नहीं बन सकते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ बेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।